नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरिद्वार की 306 ग्राम पंचायतों में बैठा है प्रशासक। 29 मार्च को कार्यकाल हुआ समाप्त। जिलाधिकारी ने प्रशासन नियुक्त करने की प्रक्रिया की शुरू। 12 राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य। बिना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए राज्य में नहीं मिलेगा प्रवेश। उत्तराखंड में चीन सीमा पर भारत के अंतिम गांव तक सड़क बनाएगी कोल इंडिया। केदारनाथ ट्रस्ट के साथ हुआ समझौता। उत्तराखंड में कोरोना के 128 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार। 2 लोगों ने तोड़ा दम। बद्रीनाथ धाम के विकास पर कोल इंडिया खर्च करेगा 19 करोड़। केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ 19 करोड़ के एमओयू पर किए हस्ताक्षर। यूपी और उत्तराखंड में उद्योग लगाने में बड़ा अंतर। विकास शुल्क में हो सकती है कटौती। एमएसएमई मंत्री गणेश जोशी ने उद्योग विभाग के अफसरों को दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हरिद्वार से बड़ी खबर। कुंभ मेले को लेकर मुख्य सचिव ने जारी कर दी है एसओपी। बता दें कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है महाकुंभ। 1 अप्रैल से जारी होगी कुंभ मेले की एसओपी। 72 घंटे पहले लानी होगी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट और 65 साल के बुजुर्ग बच्चों व गर्भवती महिला की नो एंट्री। हरिद्वार से बड़ी खबर। कुंभ मेले को लेकर मुख्य सचिव ने एसओपी जारी कर दी है। 1 अप्रैल से कुंभ मेले की एसओपी लागू हो जाएंगी। 72 घंटे पहले आपको बता दें कि कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग, बच्चे व गर्भवती महिलाओं की नो एंट्री प्रतिबंध लगाया हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह बयान दिया था कि कुंभ में जो भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में एसओपी जारी करते हुए 65 साल के बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं की एंट्री पर प्रतिबंध लग गया है और 72 घंटे तक की कोरोना रिपोर्ट आपको लानी होगी नेगेटिव। और 12 राज्य जहां पर हाई अलर्ट घोषित है उनकी नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। डोईवाला के ब्लॉक सभागार में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजन किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में राजस्व ग्राम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को देख रही आशा और अन्य स्वास्थ्य कर्मी के साथ जिले के अधिकारियों ने जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर के भंडारी, जिला कोऑर्डिनेटर दिनेश पांडे के साथ तमाम लोगों ने भाग लिया। जो जनसंवाद हुआ है सर, जो हमारे राजस्व गांव स्तर पे जो ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति जो बनाई जाती है, उसी पे जो हमारे जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है उनकी गुणवत्ता क्या है उसका सुदृढ़ीकरण करने के लिए कि हम इसमें कितना सुधार कर सकते हैं। इसमें मतलब हमने क्या किया कि आशा जो हमारी ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति में जो इसमें सचिव होती है, इसमें तो हमारे आशा बहन जी होती है और अन्य गांव के जो महिला जो होती है वो उसका अध्यक्ष होती है। देहरादून हवाई अड्डे को नई एयरलाइंस एयर गोइंग की सौगात मिलने जा रही है, जो कि देहरादून हवाई अड्डे के लिए एक उपलब्धि है। देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक डीके गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराते हुए सभी यात्रियों से लगातार अपील की जा रही है कि सभी हवाई यात्री कोरोना से बचने के लिए बनी गाइडलाइन का पालन करें। कुंभ के साथ 4 धाम यात्रा को लेकर भी हवाई अड्डे पर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया। बताना चाहूँगा कि आने वाले जो हमारा जो समय है यानी कि समर शेड्यूल है उसमें बहुत सारी नई फ्लाइटें मिलने वाली हैं। जैसे कि अप्रैल में कुल मिला के हमें 3 नई फ्लाइटें मिलने वाली हैं और मई में करीब 4 फ्लाइट नहीं मिलने वाली हैं। उसके अलावा अप्रैल में काफ़ी संभावना है कि हमें एक नई एयरलाइन गो एयर उसका प्रचालन यहाँ से शुरू होने वाला है। और जहाँ तक फ्लाइट की बात करूँ, देखिए हमारे जो नए शहर या जिनसे नए कनेक्शन और जुड़ने वाले हैं वो हैं हमारे अहमदाबाद,
बेंगलोर, लखनऊ, दिल्ली और इलाहाबाद हमारा फर्स्ट टाइम जुड़ने जा रहा है, जो कि 10 अप्रैल से हमारी फ्लाइट शुरू होगी। कुंभ में कोरोना का विस्फोट हुआ। हरिद्वार से सटे हरिपुर कला में स्थित बड़े और प्रमुख गीता कुटीर आश्रम में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और जिसकी वजह से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा के इंतजाम किए। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है। रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने से कुंभ मेले पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसको लेकर कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी और आईजी ने भी चिंता जाहिर की है। ये हरिपुर कला में जो आश्रम है गीता सदन, वहाँ पर 32 श्रद्धालुओं का पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जो भी बड़ी चिंता की विषय है। इस संबंध में मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जो भी आश्रम है हमारे, जितने भी सब सरोवरों पर जैसा आप जानते हैं सभी आश्रम हैं, सभी के संचालकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वहाँ पे जो भी आते हैं श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, उनकी कम से कम थर्मल स्क्रीनिंग कराएं, जैसा कि पूर्व की मीटिंग में हमारे और मिलर कई द्वारा उनसे निवेदित किया गया था। तो और दूसरा, जो भी अगर श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं और उनकी कोई लगता है कि जुकाम जैसे लक्षण है या बुखार आ रहा है या कोई भी अन्य समस्या है, तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें, जिससे हम अपनी टीम वहां पहुंचा करके उनका परीक्षण करा सकें। इस तरह से तेज़ी से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि हमें जो SOP को लागू और ज़्यादा सख्ती से करने की आवश्यकता है। और क्योंकि जो SOP है ये 1 अप्रैल जैसी कुंभ अवधि का नोटिफिकेशन हो जाता है, उसके साथ प्रभावी हो जाएगी। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में हम लोग इसको लागू भी करवाएंगे और जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया में जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ अलग से पुलिस बल को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा रहे हैं, जो कि अंदर आने वाले और कुंभ मेला क्षेत्र में आने वालों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह SOP के लिहाज से है यानी उसको चेक करें। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए RT-PCR जांच का दायरा बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। तीरथ ने कहा कि हरिद्वार में हो रहे कुंभ स्नानों के दृष्टिगत वैक्सीनेशन और कोरोना जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम तीरथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना प्रभावित राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है और साथ ही इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी करने को भी कहा था। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी महेश जीना ने नामांकन दाखिल किया। वहीं इस मौके पर नामांकन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, विशन सिंह चौफाल, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट, सांसद अजय टमटा, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, जिलाध्यक्ष रवि रौतेला आदि ने कई अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित रहे। तुम तो रीढ़ की हड्डी हो, तुम्हें कैसे छोड़ लेंगे पंडित जी? तुम तो रीढ़ की हड्डी हो, तुम्हें कैसे छोड़ लेंगे पंडित जी? क्योंकि आप सबके भी ध्यान में है कि सल्ट की विधानसभा हम सबके बड़े मार्गदर्शक रहे, मेरे परम मित्र भी रहे, सुरेंद्र जीना, जो कि पिछले दिनों जिनकी धर्मपत्नी जी का और स्वयं उनका भी स्वर्गवास कोरोना के कारण हो गया, और चूँकि संवैधानिक और विधायी व्यवस्था के अनुसार यहाँ उपचुनाव होना तय, और उपचुनाव के ही पहल में आज नामांकन के दिन उनके बड़े भाई के रूप में महेश जीना जी को पार्टी ने और क्षेत्र की जनता ने ये प्यार और आशीर्वाद देने के साथ में बोला है कि जीना जी के ही परिवार से गलती करके भारतीय जनता पार्टी उनके कामों को और आगे बढ़ाए। पूरी तरह से आश्वस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी की ही ये सीट है और यदि सुरेंद्र जीना जी जीवित होते तो 2022 तक उनको ही रहना था। पार्टी ने बहुत सोच समझ के उनके ही बड़े भाई महेश जीना जी को टिकट दिया है, जो बहुत सौम्य हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, बिल्कुल सुरेंद्र सिंह जीना जी की डुप्लीकेट है, उसी तरह का उनका व्यवहार है। इसलिए ये सीट हमको 200% जीत दिला रही है। हम कार्यों के ऊपर है और उनके द्वारा जितना कार्य हुआ है उतना तो किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ, और पिछले 10 सालों में जो कार्य सुरेंद्र जीना जी ने अपने सल्ट विधानसभा में अपने
परिवार के रूप में रह के काम किया है, वह उन्हीं कार्यों के अनुसार हम लोग करेंगे और सल्ट विधानसभा को नंबर 1 पे पहुंचाने का हमारा प्रयत्न रहेगा और इसी रूप में मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे, हाँ, जिससे हम लोग यहाँ पे 15 साल से बहुत परेशान हैं, जिन पर बिल्कुल काम नहीं हो पाया। हमारी खेती आज चौपट हो गई है, जो हमारी इनकम के साधन थे, और विद्यालय में हमारे टीचर नहीं हैं, स्वास्थ्य की सुविधा से हम बेहाल हैं, और पलायन हर गांव में 50% से ज़्यादा पलायन हो चुका है, और रोजगार के संसाधन बिल्कुल भी वर्तमान सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई, और ये सरकार हर मामले में फेल है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल चुनाव 24 परगना जिले की बसीरहाट साउथ विधानसभा में पार्टी का चुनाव प्रचार कर लौटे भाजपा किसान मोर्चा के हरिद्वार जिलाध्यक्ष चौधरी निपेंद्र सिंह का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। चौधरी निपेंद्र ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आ रही है और टीएमसी की 100% विदाई हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी द्वारा चुनाव में जमकर गुंडागर्दी की जा रही है। हम बंगाल से लौट कर आए हैं। बंगाल में बहुत बढ़िया माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हवा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 200 सीटों से ज्यादा सीटें लेकर वहां भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत की सरकार अपनी बनाएगी। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मंत्री बंसीधर भगत खटीमा पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने कार्यकर्ताओं के स्वागत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खटीमा विधायक पुष्कर धामी, चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी मौजूद रहे। इस दौरान खटीमा नगर पालिका द्वारा शहर में गंदगी फैले होने वाले कूड़ा न उठने पर शहरी विकास मंत्री बेहद नाराज दिखे। पालिका प्रशासन को 5 दिन में अपने और कर्मचारियों के विवाद को निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम की घोषणा में शामिल ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर कार्रवाई तेज करने को कहा। अभी तक बात ही इस बात पर हो रही थी कि ट्रंचिंग ग्राउंड की माननीय विधायक जी ने पूरे प्रयास करके मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई है और वो घोषणा में शामिल है। एक ईओ साहब बता रहे हैं कोई PIL लगी है उस जमीन पर जिस जमीन पर वो बनना है, तो उसको दूर करने का प्रयास करके ट्रंचिंग ग्राउंड को हम स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमने ईओ साहब को कह दिया है कि 5 दिन के अंदर शहर की सफाई पूरी हो जाएगी। वरिष्ठ समाज सेवी और कृषि कुमार गर्ग, यादराम जिंदल, नवतेज पाल सिंह, विदा अग्रवाल व महेश मित्तल ने संयुक्त रूप से मां भारती व स्वामी विवेकानंद जी के चित्र सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके चलते वहां के दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। जो कि हमारे भूतपूर्व जो हम भूल चुके हैं, सभी निवासियों ने किया है यहाँ पर आयोजित, और प्रथम बार हमने ये प्रयास किया है कि एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हम यहाँ दें और होली मिलन समारोह के रूप में जो कवि सम्मेलन हुआ
जिसमें उन्होंने देश की व्यवस्था के बारे में और राजनीतिकों के बारे में और भी तमाम बेटियों के बारे में ऐसे ऐसे जो अपने शब्द रचनाओं के माध्यम से हम लोगों को जो उन्होंने अपनी ऊर्जा दी है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और हमें लगता है कि हमें इस प्रकार के आयोजन हमेशा करते रहने चाहिए। उत्तर भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में शामिल पूर्णागिरि मेले का आगाज होने जा रहा है। 30 मार्च से 30 अप्रैल तक महीने तक चलने वाले इस प्रमुख मेले को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। कैबिनेट मंत्री मनसीधर भगत मेले का शुभारंभ करने पहुंचे। वहीं मेला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोविड को लेकर पूर्णागिरि मेले में कुंभ मेले की तरह एसओपी जारी रहेगी। दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रशासन ने आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली। साथ ही हरिद्वार महाकुंभ की जो एसओपीज़ हैं वो भी यहाँ पर फॉलो करी जा रही हैं। रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया गया है और कोविड-19 के संबंध में जो भी माननीय उच्च न्यायालय या जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं वो पूरी तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रशासन द्वारा अपनी पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, जिसमें यातायात, बिजली, पानी और सुरक्षा और सफाई से संबंधित सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सितारगंज स्थित सुप्रिया कॉलोनी वासियों ने वेंडिंग जोन का निरीक्षण किया और ज्ञापन दिया। साथ ही उप जिलाधिकारी कार्यालय एवं नगर पालिका में ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अब भी प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए सुप्रिया कॉलोनी में प्रस्तावित वेंडिंग जोन को रद्द स्थान परिवर्तित नहीं किया तो आंदोलन होगा। रिहायशी कॉलोनी में इतने महंगे प्लॉट खरीदकर घर बनाने का कारण यही है कि कॉलोनी साफ और सुरक्षित रहे, साथ ही महिलाएं और बच्चे कॉलोनी के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन प्रशासन का ये कदम भयमुक्त नहीं, भययुक्त का माहौल बनाने का कारण बन सकता है, जिसकी सुप्रिया वेलफेयर सोसाइटी पुरजोर विरोध करती है। सुप्रिया कॉलोनी के पास में एक सरकारी ज़मीन है, जहाँ पर नगर पालिका ने वेंडिंग जोन का प्रस्ताव किया है। हम लोग इससे पहले एसडीएम महोदया जो पहले थी यहाँ पे श्रीमती निर्मला बिष्ट, उनसे हमने पहले एक एप्लीकेशन दी थी कि वहाँ पार्क बनाया जाए। तो हम आज इसी मांग को लेकर आए हैं कि वहाँ पे जो नगर पालिका ने वेंडिंग जोन का प्रस्ताव किया है उसको कैंसिल किया जाए और वहाँ पे शहर के विकास के लिए एक पार्क बनाया जाए। जो अपने सुप्रिया कॉलोनी में जो वेंडिंग जोन बनाने वाला जो मामला आया है तो इस संदर्भ में दिया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये वहाँ पर वेंडिंग जोन न बनाया जाए, क्योंकि उस जगह पर कॉलोनी है और कई लोग को दिक्कतें होंगी, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और असामाजिक तत्व वहाँ पर आवाजाही रहेगी, तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वेंडिंग जोन के लिए जमीन चिन्हित की जा रही है, जिसमें पटवारी के द्वारा हमको 3 जगह चिन्हित करके मैं नक्शे के हमको दिया था, जिसमें बाकी 2 जगह तो ऐसी हैं जिसमें लोगों के कब्जे हैं। एक सुप्रिया कॉलोनी में ऐसी जगह थी जहाँ पर खाली पड़ा है प्लॉट, तो उस प्लॉट के लिए जो है सारे मेन बोर्ड में मतलब ये तय हुआ था कि भाई जहाँ तीनों में से जो उचित लगे वहाँ पर वेंडिंग जोन के लिए प्रस्ताव भेज दिया जाए। तो जो खाली जगह थी वो सुप्रिया कॉलोनी में थी, तो उसका प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें अब यहाँ के जो पब्लिक है या जनता है वो उसका विरोध कर रही है। तो इसको हम वेंडिंग जोन की जो हमारी दूसरी बैठक होगी उसमें हम ये दिखा देंगे। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय, किसान कल्याण, शिक्षा, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट सहित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया और हर क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की कार्यशैली से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शंखनाद किया,
जिससे आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। साथ ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई। योगी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। सबको समान अवसर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। काम दमदार योगी सरकार। हर साल बनेगा सफलता का साल। LIC लेकर आए हैं आपके लिए LIC बीमा ज्योति, एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष गारंटीकृत वृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। मूल बीमा धन 1 लाख रुपए से शुरू। LIC की बीमा ज्योति। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव गौरी कुंड स्थित तप्त कुंड का निर्माण गौरी गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान से लगभग पूरा कर लिया है, जिससे आगामी यात्रा सीजन में अब यात्री कुंड में स्नान कर सकेंगे। वहीं केदारनाथ आपदा के 8 वर्ष से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी सरकार की ओर से इस कुंड का निर्माण न होने पर रोष जताया गया। वर्ष 2013 में केदारनाथ आपदा के चलते गौरी कुंड स्थित तप्त कुंड भी पूरी तरह तबाह हो गया था। कुंड में स्नान के बाद ही भक्तों के केदारनाथ यात्रा पर जाने की परंपरा है, लेकिन आपदा के समय तप्त कुंड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के साथ ही इसके पानी का स्रोत 40 मीटर नीचे मंदाकिनी नदी के तट पर चला गया था। गौरी गांव के ग्रामीण लंबे समय से सरकार से इस कुंड के निर्माण की मांग करते आ रहे थे। पूर्व में सरकार ने वुड स्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसके निर्माण का जिम्मा भी दिया, लेकिन धनराशि अवमुक्त न होने के कारण इसका कार्य आधा अधूरा ही छूट गया। अभी तक शासन सरकार द्वारा इसका किसी भी प्रकार से नहीं नवनिर्माण किया गया है, नहीं सौंदर्यीकरण किया गया है और नहीं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इसमें हुई है। हम शासन प्रशासन से यही निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया तुरंत से तुरंत अतिशीघ्र इस धार्मिक स्थल, इस गर्म कुंड का सौंदर्यीकरण पूर्व की भांति, परंपरा की भांति इसका निर्माण किया जाए और सौंदर्यीकरण किया जाए, ताकि देश विदेश से आए हुए तीर्थयात्री यहाँ पर प्राचीन समय से जैसे श्रद्धा के हिसाब से गर्म कुंड में स्नान करने के बाद भगवान श्री केदारनाथ जी की यात्रा का प्रारंभ करें। देखिए, केदारनाथ आपदा को आए हुए 7 से 8 वर्ष हो चुके हैं। केदारनाथ के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में जहाँ पे हजारों की संख्या में यात्री आकर गौरीकुंड में स्नान कर केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ किया करते हैं और तमाम 8 वर्षों से यात्री गर्म कुंड में आकर खुले में नहाने के लिए मजबूर है। ऐसे में सरकार द्वारा ग्रामीणों ने मांग उठाई थी कि इस गर्म कुंड का निर्माण किया जाए, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण यहाँ पे अब ग्रामवासियों द्वारा एक बेड़ा उठाया गया है कि ग्रामीणों द्वारा श्रमदान कर गर्म कुंड का निर्माण किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एक 5 वर्ष की मासूम बच्ची को होली खेलना भारी पड़ गया। होली खेल रही मासूम पर एक युवक पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। घायल बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आनन फानन में परिजन उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। वही बच्ची के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी दीपक जैन के खिलाफ कोतवाली रुद्रपुर में धारा 307, 506 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जैसे ना वो आए थे वो लोग, तो बच्चे लोग होली खेल रहे थे, तो खेल रहे तो होली तो कह रहे कि से गंद क्यों मचा रखी हो। अब होली के दिन है तो गंद तो थोड़ा बहुत रहेगा ही रंग, तो ये कह रहे धुलाई करो, तो पाइप लिया, झाड़ू लिया, धुलाई करने लग गया। कौन कर रहा था? मेरे भांजी। अच्छा। अब ये बच्चे मेरे पास में खड़े थे। फिर हाँ, तो वो ऐसा कह रहे हैं मार दूंगा। तो पहले तो 2 नीचे चलाए, तीसरा देर में इसके चला दिया। वाला क्षेत्र में एक छोटी बच्ची को गोली लगने का प्रकरण सामने आया
और जैसा अभी बच्चे के पेरेंट्स से बात करके पता चल रहा है कि होली की वजह से जो गंदगी हो गई थी उस पर जो मकान मालिक है उसने ऑब्जेक्शन दिया था और उसी के रिएक्शन में उसने गोली चलाई थी। तो अब इसको देखा जा रहा है, मामले को पुलिस के संज्ञान में आ गया, इस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का